प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर TMT इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे एटा की। एटा में नामांकन फॉर्म की स्क्रूटनी के लिए पहुंचे सपा प्रत्याशी उदयवीर सिंह ठाकरे के साथ मारपीट की गई और साथ ही कपड़े भी फाड़े। कलेक्ट्रेट पर नामांकन स्थल पर सपा प्रत्याशियों के साथ अभद्रता करते हुए मारपीट की गई। 11 बजे के बाद नामांकन स्थल पर सपा प्रत्याशी पहुंचे और सपा प्रत्याशी उदयवीर सिंह ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाए। सपा प्रत्याशी ने पुलिस पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। पुलिस के सामने सपा प्रत्याशियों की मारपीट की गई और सपा प्रत्याशी, आपको बता दें कि सपा प्रत्याशी उदयवीर सिंह ने भाजपाइयों के कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एटा से आपको बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नामांकन फॉर्म की स्क्रूटनी के लिए पहुंचे सपा प्रत्याशी उदयवीर सिंह ठाकरे के साथ मारपीट की गई और साथ भी कपड़े भी फाड़ दिए। कलेक्ट्रेट पर नामांकन स्थल पर सपा प्रत्याशियों के साथ अभद्रता करते हुए मारपीट की और 11 बजे के बाद नामांकन स्थल पर सपा प्रत्याशी पहुंचे थे। सपा प्रत्याशी उदयवीर सिंह ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सपा प्रत्याशी ने पुलिस पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का भी आरोप लगाया और पुलिस के सामने सपा प्रत्याशियों की मारपीट की गई। बता दें कि सपा प्रत्याशी उदयवीर सिंह ने भाजपाइयों के कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाया है। गौतम बुद्ध नगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, MLC प्रत्याशी नरेंद्र भाटी निर्विरोध चयनित होना तय हो गया है, तो वहीं पर घोषणा होना बाकी है। सपा लोकदल के प्रत्याशी सुनीता शर्मा ने पर्चा वापस लिया है। 2 अन्य निर्दलीय प्रत्याशियों के भी पर्चे खारिज किए गए। बड़ी खबर आपको गौतम बुद्ध नगर से बता रहे हैं, जहां पर MLC प्रत्याशी नरेंद्र भाटी का निर्विरोध चयनित होना तय हो गया है, तो वहीं पर बताया जा रहा है कि अब सिर्फ घोषणा करना बाकी है। तो वहीं पर सपा लोकदल की प्रत्याशी सुनीता शर्मा ने पर्चा अपना वापस ले लिया है, तो वहीं पर इसी के साथ 2 अन्य निर्दलीय प्रत्याशियों के पर्चे भी खारिज किए गए। बता दें कि विधानसभा चुनाव के बाद अब MLC के चुनाव होने, जिसको लेकर कई प्रत्याशी नामांकन करने के लिए नामांकन स्थल पर पहुंच रहे हैं, तो वहीं पर MLC प्रत्याशी नरेंद्र भाटी निर्विरोध चयनित होना तय हो गया है और सिर्फ अभी घोषणा होना बाकी है। तो वहीं पर सपा लोकदल की प्रत्याशी सुनीता शर्मा ने अपना पर्चा वापस ले लिया है, तो वहीं पर 2 अन्य निर्दलीय प्रत्याशियों के पर्चे भी खारिज किए गए। बात करेंगे कौशाम्बी की। यूपी के चुनाव में लोक निर्माण विभाग मंत्री अर्थात डिप्टी सीएम कौशाम्बी से विधानसभा का चुनाव क्यों ना हारे, क्योंकि सड़क बनने में देर जरूर लगी लेकिन उखड़ने में तनिक भी देर नहीं लगी। एक कारण यह भी है कि जीता जागता उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है। आपको बताते चले कि भरवारी से करारी राजमार्ग तक की सड़क को अभी 6 महीने बने बीते नहीं थे कि सड़क उखड़कर डामर गिट्टी रोड से बाहर आ गई। अगर आपको करारी से भरवारी जाना हो तो तब सड़क की स्थिति कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि कब गड्ढे की वजह से दुर्घटना हो जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि कौशाम्बी जिले के डिप्टी सीएम के क्षेत्र में घटिया किस्म की सड़क बनाई गई और कौशाम्बी जिले में इस रोड के साथ साथ कई विभाग की जांच यदि बुलडोजर बाबा अपने स्तर से करवाएं तो बड़ा भ्रष्टाचार उजागर होगा। कौशाम्बी जिले के कई आधिकारिक और आला अधिकारी पर गाज गिरना तय है। रुक करेंगे कुशीनगर का। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद स्थानीय निकाय के चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन आज देवरिया कुशीनगर क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर रतनपाल सिंह ने 2 सेट में पर्चा दाखिल किया, जबकि सपा से डॉक्टर कपिल ने अपना नामांकन दाखिल किया। एक सवाल के जवाब में डॉक्टर रतनपाल सिंह ने कहा कि बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने मेरे ऊपर विश्वास कर उम्मीदवार घोषित किया है
और केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों की बदौलत जीत सुनिश्चित है। 4 सीटों में मैंने नामांकन दाखिल किया। आपके सामने समाजवादी पार्टी से डॉक्टर कफील हैं, उनका मैं चर्चा ही नहीं करना चाहूँगा। मैं अपने नेता के कार्यों का और योगी जी और मोदी जी का सिपाही हूँ। पूरे देश के लोग जानते हैं कि वो जनता के हितों का किस प्रकार काम कर रहे हैं, गरीबों के उत्थान के लिए किस तरह काम कर रहे हैं, और उन्होंने हमारे ऊपर आस्था व्यक्त किया, विश्वास व्यक्त किया है। उनके विश्वास पर खरा उतरूँगा और भारी मतों से यह चुनाव जीतकर उनके कदमों में डालने का काम करूँगा। बात करेंगे लखनऊ से बड़ी खबर की। वन माफिया बेखौफ होकर धड़ल्ले से पेड़ों की कटान कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। वन माफिया बेखौफ होकर धड़ल्ले से पेड़ों की कटान कर रहे हैं और साथ ही पर्यावरण को मिटाकर रेगिस्तान बनाना चाहते हैं। वन विभाग माफिया बिना परमिट के काटे जा रहे सागौन के पेड़ और साथ ही वन विभाग और पुलिस की लापरवाही से पेड़ों का कटान हो रहा है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे वन माफिया। पूरा मामला थाना रेहरा बाजार के हुसैनाबाद चौकी क्षेत्र के बंजरिया का है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर वन माफिया बेखौफ होकर धड़ल्ले से पेड़ों का कटान कर रहे हैं, तो वहीं पर पर्यावरण को मिटाकर रेगिस्तान बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है माफियाओं के जरिए। बिना परमिट के जो सागौन के पेड़ हैं वो काटे जा रहे हैं और वन विभाग और पुलिस की लापरवाही से हरे पेड़ों का कटान किया जा रहा है। तो वहीं पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे वन माफिया। और पूरा मामला थाना रेहरा बाजार के हुसैनाबाद चौकी क्षेत्र के बंजरिया का है। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसपी सीओ के नेतृत्व में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। बड़ी खबर आपको प्रतापगढ़ से बता रहे हैं, जहां एसपी सीओ के नेतृत्व में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई। पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों को कब्जे से चोरी में शामिल मोटरसाइकिल को बरामद किया और इसी के साथ करीब 10 लाख रुपए कीमत की 32 मोबाइल फोन बरामद किए। परीक्षा केंद्रों पर कई दिनों से लगातार मोबाइल की चोरी की जा रही थी। तो वहीं पर पुलिस को सफलता हासिल हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एसपी सीओ के नेतृत्व में पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरी के कब्जे से चोरी में शामिल मोटरसाइकिल को बरामद किया और इसी के साथ में करीब 10 लाख रुपए कीमत की 32 मोबाइल फोन बरामद किए। तो बताया जा रहा है कि परीक्षा केंद्रों पर कई दिनों से मोबाइल की चोरी की जा रही थी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रायबरेली की। रायबरेली सबकी तो होली धूमधाम से हो गई, लेकिन उन परिवारों की होली कैसी मनी होगी। और इसी के कमाने वाले अपने घरों का मेला कूड़ा करकर उठाकर अपने घर और नगर को स्वच्छ रखते हैं। आज उन्हीं के विभाग के लोग उनके जिंदा रहने की बात तो छोड़ दे, मरने के बाद भी सरकारी विभाग में काम करने के बावजूद उनकी सेवा का समस्त भुगतान सेवानिवृत्त होने के बाद नहीं हो पाया है। हम बात कर रहे हैं नगर पालिका परिषद रायबरेली की। किला बाजार निवासी मुन्नीलाल नगर पालिका परिषद में सफाई कर्मचारियों के पद पर कार्य करता था और 2013 में रिटायर्ड हो गया। मुन्नीलाल की 2014 में मौत हुई। पत्नी रन्नो का कहना है कि विभाग ने ना तो 2013 में रिटायर होने के बाद भी पेंशन नहीं दी और ना ही आज तक उनकी पति के बढ़ने के बाद तक विभाग पेंशन तक नहीं दे रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि विभाग ने अभी तक किसी भी मदद का भुगतान नहीं किया है। केवल 1,20,000 रुपये उनकी जानकारी में बीमारी के दौरान विभाग ने किया था और उसके बाद से किसी भी प्रकार, आपको बता दें, किसी प्रकार से भुगतान नहीं किया गया। उल्टे विभाग के बाबू उनसे सरकारी आवास को खाली करवाने की बात कर रहे हैं। पालिका की वित्तीय स्थिति को देखते हुए हम लोग लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि क्रमिक रूप से जिनका भी बकाया है उनके खाते में हर महीने कुछ न कुछ अंश जरूर पहुंचे। एक साथ पूरा पेमेंट करना अभी पालिका की स्थिति को देखते हुए संभव नहीं है, लेकिन लगातार हमारा प्रयास ये है कि अगले हम 5-6 महीनों में जितना भी देय है वो निपटा लेंगे। हमारा नाम है सास मेरे। क्या मामला इनका, क्या समस्या है इनकी? ये हमारे ससुर खत्म हो गया, पेंशन उनसे नहीं मिल रही है और घर खाली करने के लिए बोल रहे हैं सबको ही।
कब ससुर खत्म हुए हैं? सन 2013 में वो बीमार थे, 14 में ख़त्म हुआ है। हम रायबरेली के रहे वाले हैं। हमारा नाम है रन्नो। हमारे पति का नाम है मुन्नी लाल। क्या समस्या है ये? समस्या यह है कि 2013 में रिटायर हुए हमारे पति, और जब से साल भर तक को कोई भुगतान नहीं हुआ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए लोकमंच न्यूज।